हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम जो है लीगल अफेयर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लीगल अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर है, हम लोग साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि पहले मैं सुप्रीम कोर्ट समझा रही हूँ फिर मैं आपको हाई कोर्ट समझा रही हूँ। दोनों को मैं साथ ही साथ जो है लेते हुए चल रही हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और क्योंकि काफ़ी डेटा हमारा क्या है, दोनों में सेम है, तो आपको वो चीज़ क्लैरिटी रहे कि हाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सेम है। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये ऑलरेडी वहाँ पर हमने जो है पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर आप देख रहे थे कि 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 पिलर्स क्या थे। एक था हमारा एग्जीक्यूटिव, अगर गवर्नमेंट की 3 मैं मेन ब्रांच की बात करूँ तो एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव। सेकंड हमारा होता है लेजिस्लेटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। तो ये मैंने आपको बार बार अलग अलग लेवल पे समझाया है। मैंने आपको कंपनी लॉ में भी ये चीज़ जो है पढ़ाई थी कि तीनों पिलर कैसे काम करते हैं। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे तीनों पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, अगर हम इसकी बात करें तो लेजिस्लेटिव हमारा क्या होता है, जो कि कानून को बनाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट, अगर सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे हम बात करें तो ये राइट हमारा किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। आपको पता है पूरा प्रोसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉ वाले पेपर में बताया हुआ है कि एक बिल कैसे लॉ बनता है। और आपको पता है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं जिनका नाम क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और लोकसभा एंड राज्यसभा जो है वो वहाँ पे जब कोई बिल, जो प्रपोजल है वो पास हो जाता है, चाहे आपके सामने बहुत सारे ऐतिहासिक आप कह सकते हैं इवेंट जो हैं आए, ऐतिहासिक घटनाक्रम आपके सामने हुए हैं। आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग जो है वो हटा है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कह लीजिए चेंजेस करने हैं, ऐड करना है, कुछ हटाना है, कोई नया कानून लाना है। आपने देखा जैसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आया, आपके सामने जो है ट्रिपल तलाक आया। तो कोई भी एक्ट जो है आपको पता है पार्लियामेंट के इन बोथ हाउसेस के सामने पास होता है, पहले वो बिल कहलाता है और जब प्रेसिडेंट उसको ओके कर देता है इन दोनों हाउसेस पे पास होने के बाद, तो वो जो है एक्ट बन जाता है। तो आपको पता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किसको दे रखी है, पार्लियामेंट को दे रखी है, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट को दे रखी है। और अगर हम राज्य की बात करें तो आपको पता है कि राज्य में जो है स्टेट लेवल, क्योंकि हमारा फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में करती है, तो यहाँ पर जो है स्टेट लेजिस्लेशन में अगर हम बात करें तो आपको याद है कि 2 होता है, आपको विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर स्टेट लेवल पे कोई भी कानून बनना है तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद पे वो जो कानून है वो पास होगा, बिल जो है पास किया जाएगा और उसके बाद गवर्नर की परमिशन लेके जो है वो आपका, तो स्टेट लेवल पे अगर कोई भी कानून बनना रहता है तो जब वो विधानसभा और विधान परिषद
से पास हो जाता है, उसके बाद गवर्नर जब उसको ओके कर देता है, साइन कर देता है, तो वो स्टेट लेवल का लॉ जो है बन जाता है। तो कानून बनाने का राइट जो है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है, लेजिस्लेटिव पावर वो आपकी किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, राइट। कानून तो बन गया, कानून तो बन गया, अब उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? तो एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर हम यूनियन लेवल पे देखें, अगर हम यूनियन लेवल पे देखें तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे कानून में सबसे ऊंचा जो पोस्ट है वो आपका किसका है, प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट का है। हाँ, काम करने का जो पावर है वो आपका पीएम प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारा प्रेसिडेंट जो है सबसे ऊपर होता है। उसके बाद आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ मैं सीक्वेंस में लिख रही हूँ। उसके बाद आपका आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की सेंट्रल काउंसिल होती है, सेंट्रल काउंसिल में आपको पता है, सेंट्रल काउंसिल में आप कह सकते हैं कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपका पॉलिटिकल अफेयर्स में है, ठीक है। आप अगर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखेंगे तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे, फिर आपके इंडिपेंडेंट चार्ज वाले स्टेट के मिनिस्टर आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट चार्ज के स्टेट मिनिस्टर का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर जो है किसी की, आप कह लीजिए उनके ऊपर कोई जो है केवल प्राइम मिनिस्टर बॉस है, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में काम नहीं करते हैं, जबकि जो अदर स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जो है असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज जो स्टेट मिनिस्टर्स है ये रहते हैं, और एक रहता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लॉ को देखता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको आप जो है AGI भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका लॉ को देखता है। तो ये जो है इतनी सारी जो प्रोफाइल्स हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव में आती हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन को जो है दे रखा है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको देखेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लॉ को देखता है। इसी तरीके से अगर मैं स्टेट में एग्जीक्यूटिव की बात करूं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करूं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, तो जैसे यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट है वैसे ही जो है गवर्नर होता है। स्टेट लेवल पे कौन होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। वाइस गवर्नर का ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोफाइल नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर की तरीके से स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे सेंट्रल लेवल पे आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वैसे ही आपकी स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। और जैसे सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जो कि लॉ को देखता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे एडवोकेट, ये आप याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, जिसको हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो स्टेट लेवल का जो लॉ डिवीज़न है वो ये देखता है। तो इनका काम क्या है आपको मैंने पहले भी बता रखा है। लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है, लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है कि ये जो है कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है कि ये कानून को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जुडिशरी जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट मानी गई है, और जुडिशरी में हमारा क्या क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे जो है क्या आएगा आपका हाई कोर्ट, और उसके अंडर में क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है लॉ के रिगार्डिंग, तो लॉ के इंटरप्रिटेशन का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ होता है, तो जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो कौन देगा? जुडिशरी जो है वो जुडिशरी के पास राइट है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है
तो सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। स्टेट लेवल पे कौन सा होता है, स्टेट लेवल पे हम बात करते हैं हाई कोर्ट होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, उस पर फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, राइट। तो फाइनल अल्टीमेट जो आप कह लीजिए सबसे बड़ी जो जुडिशरी का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और हमारे देश का जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है, राइट। तो आप देखते हैं कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ते हैं, भगवान ना करे कि आपको कोर्ट जो है देखना पड़े। हाँ, भले ही मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो परेशान होकर कोर्ट जाते हैं, हाँ जो काम कर रहे हैं वहाँ पे जज है वकील है उनकी बात अलग है। तो हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि भाई हमें लाइफ में जो है कोर्ट जो है देखना पड़े या पुलिस स्टेशन देखना पड़े या हॉस्पिटल जो है देखना पड़े, चलिए वो बात तो अलग है। तो कोई भी अगर हमारा डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाते हैं। अगर हम वहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम अपील हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। यानी कि आप देख रहे हो कि एक ही पर्सन को बार बार यहाँ पर मौके दिए जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ में पढ़ाई हुई है, मैं आपके रिवीजन के लिए बता दूं कि याद करिए हमने आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में देखा था कि अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अर्जी लगाई जा सकती है। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि आर्टिकल 32 और 226 के केस में अगर हम जाना चाहें तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जो है वो जा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब जो है हम बात कर रहे हैं अपने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम या जिसको हम सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स कहते हैं, राइट। तो इंडिया जो है आपको पता है फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था, फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है और स्टेट लेवल राज्य के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है काम करती है। और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है उसमें नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, आपको अच्छे से पता है नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। स्टेट लेवल पे आपको पता है स्टेट लेवल पे जो पावर है वो किसको दी गई है, हाई कोर्ट को दी गई है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी सोच समझकर बनाया गया था। आपको अच्छे से पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी सोच समझ के जो है बनाया गया था। और ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जो है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, सिंगल सिस्टम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया अगर आप नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको दोबारा और दोबारा मौका मिलता है। क्योंकि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें ध्यान से सुनिएगा, उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि भले ही 10 दोषियों को छोड़ दिया जाए लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारा जो बेस था सोचने का वो तरीका ये था कि भले ही 10 दोषी जो है वो छूट जाएं लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है, एक से ज़्यादा बार मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को प्रूफ कर सके। लेकिन इस
सिस्टम का ड्रॉबैक भी है। इस सिस्टम का ड्रॉबैक ये है, आपको पता है कि लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड मीन्स नो जस्टिस, राइट। इट मीन्स कि अगर जस्टिस में बहुत डिले हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर जस्टिस नहीं है। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, राइट। तो अगर न्याय में देर होती है इट मीन्स कि वहाँ पे न्याय ही नहीं हुआ। अब आपको अच्छे से पता है, बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं। सलमान खान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, सलमान खान का ही केस कितने साल से जो है चल रहा है। आपको पता होगा, एक उसका 2 केसेस थे। एक तो जोधपुर में जो काला हिरन का शिकार हुआ था वो चल रहा है। उसके अलावा जो है हिट का जो केस था कि कार जो है कई लोगों के ऊपर जो है चढ़ गई थी। तो यहाँ पर इतने सालों बाद क्या हुआ, अब ये हो गया कि भाई वो कार पहले था सलमान चला रहा था, अब ये हो गया कि नहीं सलमान तो पीछे बैठे थे, ड्राइवर चला रहा है। तो जब 14 साल जो है केस चलता है तो जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं वो कभी कभी छुप जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, राइट। तो ये प्रॉब्लम हमारे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में आती है। एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है ये जो है अडॉप्ट किया गया। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो हमारा ये पूरा सिस्टम है इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया, ये अडॉप्टेड कहाँ से है? अडॉप्टेड जो है ये आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको बताना चाहूँगी कि अंग्रेज जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स अंग्रेज राज कर रहे थे तो उन्होंने आज़ादी के पहले हमको बहुत बार कोशिश की कि वो हमारा संविधान तैयार करें, राइट। बहुत बार वो हमारे देश के लिए अलग अलग संविधान लाते रहे। या आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और आपने एक बहुत नाम सुना होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था और जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि साइमन कमीशन अप्लाई हो जाए। तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट भगत सिंह वगैरह बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, बल्कि एक नारा भी आया था साइमन कमीशन, साइमन जाओ, राइट, ऐसा नारा भी आया था। तो साइमन कमीशन का बायकॉट लोगों ने किया। उसके बाद जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है लेकर आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए, ठीक है। एक्ट 1935 जो है वो लेकर आए। तो हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है आईएनसी इसको हम बोलते हैं। आईएनसी ने काफ़ी विरोध किया और बोला कि आप बस हमको आज़ादी दे दो, हम अपना संविधान जो है वो खुद बनाएंगे। आप हमको आज़ादी दे दो, हम सक्षम हैं कि हम अपना संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद बना सकते हैं, राइट। तो ये जब हमारा संविधान बन रहा था, आपको अच्छे से पता है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमने बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, बहुत बुद्धिमान जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग बहुत सारे देशों के संविधान तब तक बन चुके थे और उन्होंने बहुत अलग अलग देशों का संविधान जो है पढ़ा और वहाँ से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उठाई। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से उठाया, जो जो बातें जहाँ जहाँ की अच्छी लगी वहाँ की हमने बातें उठाई। लेकिन हमने जो है एज इट इज बातें नहीं उठा ली। आप ये मत समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है एज इट इज जो है बातें उठा ली गई हैं। उनको अपने देश की, अपने कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग इम्प्रूवाइज्ड किया गया, इम्प्रूव्ड
उनमें जो चेंजेस थे वो लाए गए और उसके बाद उसको अडॉप्ट किया गया। जैसे कि अगर मैं रशिया की बात करूँ तो 5 ईयर प्लान हमने रशिया से उठाया है, ड्यूटीज़ जो है वो हमने रशिया से उठाई है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ हमने अलग अलग देशों की जो है उठाई है। और आपको ये भी पता है कि हमारा संविधान जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा लेंदी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे संविधान का मैक्सिमम पार्ट कहाँ से उठाया गया है, हमारे संविधान का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ से उठाया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैक्सिमम हिस्सा जो है आपका जो अंग्रेजों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वहाँ से उठाया गया है। तो ये जो जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम जिसको हम इंटीग्रेटेड या सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स बोलते हैं, ये हमारा कहाँ से उठाया गया है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। राइट, ये एक्ट जो है, अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो ये जो एक्ट है ये एनफोर्स सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज दोनों को जो है एनफोर्स करता है, ठीक है। ये जो है आपका सेंट्रल लॉ एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉस। राइट, दोनों ही लॉ को जो है वो एनफोर्स करता है। तो हम बोलते हैं सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। आपको पता होना चाहिए अमेरिका में जो है, यूएसए में जो है वो डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में आपको जैसे अभी मैंने फ़ायदे बताए, नुकसान भी बताया कि इंडिया जो है, भारत की हमारी सोच क्या है कि निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, जबकि डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट में जो डिसीज़न मेकिंग है इंडिया में, आपको पता है कि जजमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, यानी डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो यूएसए में जो है वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग जुडिशरी है, और ये दोनों ही एक दूसरे की जो जुडिशरी अलग अलग जुडिक्शन है इनका, और दोनों ही एक दूसरे के जुडिक्शन में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। प्रोसेस फास्ट है, लेकिन वहाँ पे फास्ट प्रोसेस के कारण कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको भी जो है सज़ा मिल जाती है। राइट, तो ये वाला प्रॉब्लम है। तो आपको पता है हर एक सिस्टम में कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते ही हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, तो फ़ायदे के साथ साथ जो है आपका नुकसान भी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट और डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट। डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट में जो स्टेट का कोर्ट और सेंट्रल का कोर्ट रहता है वो एक दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, इंटरफेरेंस नहीं करता है, जबकि हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप जो है किसके पास जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपील कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, तो सुप्रीम कोर्ट कब बना था? अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट कब बना था? ये बना था जनवरी 28, 1950। ये बना था आपका इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश का जो गणतंत्र दिवस है वो बनाया जाता है, हमारा जो सारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को जो है बना था। उसके बाद जो है जस्ट 2 दिन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है इनॉग्रेशन हुआ, और इसने जो है आप कहिए जो पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके पहले जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम आप कह सकते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ
इंडिया हुआ करता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर जो अभी हम देख रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है, उसके अंडर जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बना रखा था। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये ख़त्म हो गया और इसका जो स्थान है वो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन थी वो ज़्यादा थी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन था यानी अधिकार क्षेत्र था वो ज़्यादा था। अब ये लाइन मैं क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बता दूँ। पहले क्या था, हाई कोर्ट के ऊपर आप कह सकते हैं कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। फेडरल कोई अगर आपसे पूछे कि इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पहले कौन सा इंडिया में कोर्ट हुआ करता था, तो आपका आंसर होगा कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हुआ करता था, ठीक है। लेकिन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का इतना ज़्यादा पावर नहीं था। क्यों ये मैं बोल रही हूँ, जुडिक्शन इतना ज़्यादा नहीं था जितना आपका सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक कोर्ट हुआ करता था पुराने ज़माने में जिसको हम कहते थे प्रीवी काउंसिल। इसके ऊपर भी एक कोर्ट हुआ करता था जिसको हम क्या बोलते थे, प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल जो है वो यहाँ नहीं हुआ करता था, वो कहाँ हुआ करता था, इंग्लैंड में हुआ करता था, राइट। तो प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन दोनों की जगह जो है सुप्रीम कोर्ट आया है, राइट, आप कह सकते हैं। तो आज की डेट में मतलब कि ये कह लीजिए जो पहले पुराने ज़माने के आपने प्रीवी काउंसिल आप ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो पुराने ज़माने का सुप्रीम कोर्ट था वो आपका इंडिया में ना होके अंग्रेज़ों के समय एट लास्ट जो सुप्रीम पावर रखता था, जो सबसे लास्ट की पावर रखता था, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर था, ठीक है, वो आपका क्या होता था, वो आपका प्रीवी काउंसिल होता था, ठीक है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जो है प्रीवी काउंसिल होता था। और इन दोनों का जो सुप्रीम पावर तो प्रीवी काउंसिल के पास थी, मतलब हाई कोर्ट के ऊपर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर प्रीवी काउंसिल। इन दोनों को जो है रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों जो है रिप्लेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट आपका 28 जनवरी 1950 को जो है इसका इनॉग्रेशन आप कह सकते हुआ। और जिसका जुडिक्शन अधिकार क्षेत्र जो था आप कह सकते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रीवी काउंसिल के पास जो अधिकार क्षेत्र थे दोनों का मिलाकर इसके पास जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पावर थी। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूँ तो हाई कोर्ट के पास जो है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के पास जो है आप स्टेट लेवल पे जो है टॉप पोजीशन किसके पास है, टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट किसके पास है, हाई कोर्ट के पास टॉप पोजीशन, ठीक है। हाई कोर्ट कब बना, originated in India in 1862 में जो है इंडिया में बना, ठीक है, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट सेटअप कहाँ कहाँ बैठाया गया आप देखिएगा। हाई कोर्ट सेटअप एट कलकत्ता जिसको अब हम कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आपको पता है कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता बोलते थे, ठीक है।
बॉम्बे, जिसको हम मुंबई बोलते हैं, पहले हम बॉम्बे बोलते थे, एंड मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, ठीक है, वो पहले आपका क्या बोला जाता था, मद्रास। तो ये सबसे पुराने हाई कोर्ट है। आपको पता होना चाहिए कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, यानी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में जो हाई कोर्ट है वो कब आया, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने अभी आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता दी हैं। आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट का कि पहले कौन सा कोर्ट था इंडिया में, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किसको किसको रिप्लेस किया, प्रीवी काउंसिल जो कि इंग्लैंड में हुआ करती थी, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में हुआ करता था, इसको रिप्लेस किया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ से लिया गया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेजों ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें से हमने उठाया है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसका नाम इंटीग्रेटेड या सिंगल जो है सिंगल सिस्टम ऑफ सिंगल कोर्ट सिस्टम जो है कहलाता है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पुराने जो हाई कोर्ट हैं तो वो आपके 1862 में अंग्रेजों ने ही बनाए थे, ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में बनाए थे। उसके बाद जो है 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया। तो सबसे पुराने 3 हाई कोर्ट आपके कौन से, कलकत्ता, मुंबई, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के हैं, जिनको उस समय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास बोला जाता था। ये कब बने, 1862 में बने, अंग्रेजों ने बनाए थे। और 1866 में जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आया। तो 4 कोर्ट जो है सबसे पुराने ब्रिटिशर्स के ज़माने के जो हैं ये हाई कोर्ट है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगी, याद करने के लिए मैं आपको बता दूँ, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है और इसके एकदम 100 साल बाद यानी 1966 में, आप याद कर सकते हैं, मैंने कुछ ऐसे ही याद कर रखा है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आपका दिल्ली हाई कोर्ट बना है, राइट, बिल्कुल 100 सालों बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है। और आज़ादी के बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट बिल्कुल इसके 100 साल बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट जो है बना है। आपको पता है दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। सारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। क्योंकि एक तो 2 टाइप के हाई कोर्ट में कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, इंडिविजुअल हाई कोर्ट है। लेकिन एक अमेंडमेंट आई थी, उसके तहत जो है ये बोला गया था कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो कॉमन हाई कोर्ट भी जो है एक स्टेट का हाई कोर्ट दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के तौर पे भी काम करेगा। यानी कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो है वो आपका कॉमन हाई कोर्ट जो है हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन हाई कोर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मुंबई के हाई कोर्ट की, तो मुंबई का हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए, मुंबई का हाई कोर्ट जो है वो 4 जगह के लिए है। एक तो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट के तौर पे काम करता है, गोवा का, दमन एंड दीव का, एंड दादरी एंड नगर हवेली, इसके लिए जो है काम करता है। तो इन 4 स्टेट के लिए जो है 4 स्टेट, मतलब इनमें स्टेट महाराष्ट्र है, बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट, उनके लिए जो है बॉम्बे हाई कोर्ट जो है काम करता है। अभी हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको दिल्ली वाला पॉइंट याद करवा दिया। तो सबसे पुराने हमारे, फिर से आप याद कर लीजिए, सबसे पुराने हमारे 4 हाई कोर्ट कौन से, 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट अंग्रेजों ने बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। और एक और हाई कोर्ट जो है 4 साल बाद बनाया गया
1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, राइट, इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया। और 1866 के 100 साल ऐड कर लेंगे तो आपको दिल्ली का हाई कोर्ट मिल जाएगा। दिल्ली का हाई कोर्ट की खासियत मैंने आपको ये बता दी कि दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का अकेला हाई कोर्ट है, जो और किसी मतलब कि उसमें अकेला दिल्ली के लिए मतलब कि एक अपना हाई कोर्ट है, आप ये कह सकते हैं। इकलौती दिल्ली ऐसी यूनियन टेरिटरी है। तो ये सारी चीज़, क्योंकि कॉमन हाई कोर्ट मैंने आपको बता दिया कि करीबी स्टेट के साथ जो है हाई कोर्ट शेयर हो जाता है, राइट। जैसे कि अभी मैंने मुंबई का एग्जांपल दिया था, या फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात करूँ पुडुचेरी और मद्रास का, मद्रास जो है मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में ही जो है आपका पुडुचेरी भी आता है और मद्रास भी आता है, राइट। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि कॉमन हाई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी है। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, इसके पहले एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और एक तरफ हम लिखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 to 147, आर्टिकल 124 to 147 in part 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 5th में जो है जितने भी आप कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे गठन होगा, ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में, उसके जुडिक्शन के बारे में, उसके पावर प्रोसीजर के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो आर्टिकल 124 टू 147 इन पार्ट 5th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिए हुए हैं। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं, हाई कोर्ट की बात करूं, तो आर्टिकल्स 214 टू 231 इन पार्ट 6 में जो है हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन, हाई कोर्ट का जुडिक्शन, इंडिपेंडेंस, पावर, प्रोसीजर्स के बारे में है जो है बात की गई है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं क्या क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो आर्टिकल्स 124 टू 147 पार्ट 5th में जो है गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वो आर्टिकल 214 टू 231 और पार्ट 6 में जो है हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो है प्रोविजंस गिवन हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम जो है लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे देखते हैं, लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया की कौन कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दिया हुआ था, प्रोवाइडेड मैं पास्ट टेंस में लिख रही हूँ, फॉर अ हाई कोर्ट, क्या प्रोवाइड किया था, फॉर अ हाई कोर्ट कि हर एक हाई कोर्ट जो है हर एक स्टेट का अपना होगा, फॉर ईच स्टेट हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट आया, 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 जो है ये आया, इसने ऑथराइज किया authorize the parliament to establish a common
सिंगल मत करिए, इसको कॉमन कर लीजिए। अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states और यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो यहाँ पर पहले तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि हर एक स्टेट का अपना अलग हाई कोर्ट होगा, लेकिन बाद में 7th अमेंडमेंट आई 1956 में, जिसमें ये बोला गया कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के लिए, राइट। तो अब हम जरा देख लेते हैं कि प्रेजेंटली, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली इंडिया में इस समय, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो याद रखिएगा। प्रेजेंटली जो है 25 हाई कोर्ट हैं। प्रेजेंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स जो हैं वो हैं। अब 25 हाई कोर्ट्स कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें 1966 में जो है हाई कोर्ट जिसके लिए अलग से बना हुआ है। तो एक बार हम जरा लिस्ट देख लेते हैं हाई कोर्ट्स की कि कौन कौन से हाई कोर्ट्स हैं जो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं हाई कोर्ट की। तो आपको अब देखिए एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ सकता है, तो ये आप देखिएगा। 1862 में मैंने आपको बताया, 1862 में मैंने आपको बताया कि ये जो है, हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए 1862 में मुंबई, ठीक है, मुंबई मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था, बॉम्बे हाई कोर्ट या मुंबई हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र, दादरा एंड नागर हवेली, ये आपको पता है दादरा एंड नागर हवेली आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव एंड गोवा, यानी कि 4 जो है 4 एरिया जो है वो मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। इसकी सीट जो है मुंबई में है। तो चारों के बारे में आपको याद रखना है। 1862 कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पास हैं, ठीक है, तो ये आते हैं। इसकी सीट जो है कोलकाता में है, ठीक है। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट, आप सीट याद रख लीजिएगा, मद्रास हाई कोर्ट जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है आपका दोनों जो है कहाँ आता है, मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में आता है। सीट जो है इसकी चेन्नई में है। 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, सीट इलाहाबाद में है और बेंच जो है इसकी लखनऊ में है, राइट। तो ये आपको मेन याद रखना है जो सबसे 4 पुराने हाई कोर्ट हैं। अब और क्या आ सकते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। कर्नाटका, कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटका आपको समझ में आ रहा होगा, कर्नाटका का अपना है, पटना का अपना है, गुवाहाटी का जो है अपना। आप देखिए गुवाहाटी में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, गुवाहाटी के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जरा ध्यान से देखिएगा। गुवाहाटी आपको पता है 7 सिस्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट में 7 सिस्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 7 सिस्टर में आपको पता है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 3 हो गए, और ये आप देख रहे हैं असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 4 हो गए। 3 और 4 कितने हो गए, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्दर्न स्टेट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं और थोड़ा सा ये इंडिया से अलग हो जाते हैं। इनके नॉर्दर्न स्टेट में जाने का जो रास्ता है वो सिलीगुड़ी से ही होकर जाता है। और मैंने आपको चिकन नेक भी पढ़ाया हुआ है, 22 किलोमीटर का जो है रास्ता है, चिकन नेक है। और इसके अलावा कालादान प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो आपको इसकी लोकेशन जो है मैप में याद होगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो है गुवाहाटी पहले 7 सिस्टर्स यानी कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब का जो हाई कोर्ट था वो पूरा सेम था। और 7 सिस्टर्स का सारा हाई कोर्ट जो था वो गुवाहाटी में ही हुआ करता था। लेकिन 2013 में
2013 में 3 हाई कोर्ट अलग से बने, इसको आप याद कर सकते हैं। 2013 में जो है एमएमटी आप ऐसे याद कर सकते हैं, एमएमटी का मतलब एक एम हुआ आपका मेघालय, दूसरा एम हुआ आपका मणिपुर, और तीसरा T4 क्या हो गया, त्रिपुरा, राइट। ये 3 हाई कोर्ट अलग अलग बन गए, मेघालय का हाई कोर्ट अलग हो गया, मणिपुर का अलग हो गया, त्रिपुरा का अलग हो गया। और पहले अगर 2013 के पहले देखें तो 7 सिस्टर्स का जो हाई कोर्ट था गुवाहाटी में ही हुआ करता था, राइट, गुवाहाटी में ही हुआ करता था। लेकिन फिर उसके बाद 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के अपने अपने हाई कोर्ट जो है बन गए, राइट। तो इसके बाद जो है आपका जो 4 है वो आपका गुवाहाटी में ही बचा। 1948 गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो बचे हुए जो 4 हमारे स्टेट थे उसको जो है कॉमन हाई कोर्ट जो है वो आपका गुवाहाटी में है। और अब मेघालय 2013 से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का हाई कोर्ट जो है वो अलग हो चुका है। तो इसमें इसको आप याद कर सकते हैं एमएमटी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एम में मेघालय और मणिपुर है, मिजोरम नहीं है। तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि मिजोरम में Z आता है, तो Z वाला जो M है वो यहाँ एमएमटी में नहीं है। तो इस ढंग से आप जो है याद कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, जो आपको लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट में जो है याद होना चाहिए, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं गुवाहाटी आपको बता दिया मैंने, राजस्थान हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, उड़ीसा की जो बेंच है वो कटक में है, और राजस्थान की जोधपुर में जो है सीट कटक में उड़ीसा हाई कोर्ट की, ऐसे ही सीट जोधपुर में है। अब ईयर याद करने जरूरी नहीं है, 2013 वाला डेटा याद रख लीजिएगा। सबसे पुराने 4 हाई कोर्ट कहाँ हैं, उनकी बेंचेस, उनकी सीट्स और बेंचेस कहाँ हैं। फिर आप याद कर लीजिएगा कॉमन हाई कोर्ट याद कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कॉमन हाई कोर्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मुंबई वाला आपको याद होना चाहिए कि कौन से 4 एरियाज है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट जिनका कॉमन हाई कोर्ट है, कोलकाता वाला आपको याद होना चाहिए, मद्रास वाला आपको याद होना चाहिए, राइट। इसके बाद गुवाहाटी वाले में याद होना चाहिए, काफ़ी पूछा जाता है। तो गुवाहाटी का मैंने आपको बता दिया कि 7 सिस्टर्स में से एमएमटी का अपना अलग हाई कोर्ट हो गया 2013 में, राइट। इसके बाद ये आपको इतना एक बार बस देख लीजिएगा, दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक अलग से हाई कोर्ट है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। हिमाचल प्रदेश ये पता है। फिर अब इम्पोर्टेंट है ये वाला, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए जो है एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, राइट। तो चंडीगढ़ में कॉमन हाई कोर्ट है, ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो कॉमन हाई कोर्ट कौन कौन सा, केरला वाला देखिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कॉमन हाई कोर्ट आपको याद रखना है। केरला कैसे पूछ लेते हैं कि आपसे ये पूछ लेंगे लक्षद्वीप के लिए कौन सा हाई कोर्ट है, हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट हो गया, चंडीगढ़ वाला जो हाई कोर्ट है, राइट। इसी तरीके से केरला एंड लक्षद्वीप के लिए हाई कोर्ट कौन सा हो गया, केरला वाला जो हाई कोर्ट है। तो जो कॉमन वाले हैं वो याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश आपके लिए 2019 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 वाला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। जब तक तेलंगाना बना नहीं था, ठीक है, तेलंगाना बनने के कुछ दिन बाद भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कॉमन था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो आपका कॉमन हाई कोर्ट था, जो कि हैदराबाद में था। पहले हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का हाई कोर्ट हुआ करता था पहले, ठीक है, पहले, राइट। 1 जनवरी 2019 में जो है आंध्र प्रदेश का अमरावती में अलग से एक हाई कोर्ट हो गया।
जनवरी 2019 में जो है अमरावती अलग से जो है एक हाई कोर्ट बन गया। अमरावती जो अलग से है ये एक हाई कोर्ट बन गया। तो ये आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट था वो काफ़ी पुराना 1928 में इस्टेब्लिश हाई कोर्ट है। तो अब टू यूनियन टेरिटरीज यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो दोनों को देखता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस हिस्ट्री से आपको एक बात पता चली जो मैंने अभी आपको बताया, लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो मैंने आपको बताया, उससे आपको एक बात का आइडिया लगा होगा कि यहाँ पर जस्ट अ मिनट, आपको एक बात का आइडिया लगा होगा कि सबसे पहले अगर हम सबसे लेटेस्ट देखें, सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट, तो पहले अभी 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे प्लस 1 हाई कोर्ट कौन सा वाला बना, अमरावती वाला। ठीक है, अमरावती जो हाई कोर्ट है वो बना। ठीक है, इसके पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो 24 हाई कोर्ट के पहले जो है 21 हाई कोर्ट हुआ करते थे और उसमें 3 हाई कोर्ट जो है ऐड हुए थे, जो अभी मैंने आपको MMT मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा हाई कोर्ट जो आपको बताया था 2013। ठीक है, इन 2013 जो है MMT हाई कोर्ट का 3 हाई कोर्ट्स का जो है एडिशन हुआ था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि प्रेजेंटली जो है टोटल 25 हाई कोर्ट है। उसमें जो है 2019 में एक हाई कोर्ट आपका अमरावती हाई कोर्ट जो है वो ऐड ऑन हो गया और 24 हाई कोर्ट में पहले 21 हाई कोर्ट हुआ करते थे 2013 के पहले। 2013 में 3 हाई कोर्ट मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो है ऐड हो गया। तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ हाई कोर्ट में क्या क्या जो है चेंजेस आए। अब हम आते हैं कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में कितने जो है जजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली जो आपका डेटा है उसमें 34 जजेस जो है टोटल होंगे, जिस 34 जजेस में एक आपका CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस होंगे। राइट, तो टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, प्रेजेंटली कितने जजेस हैं, 34 जजेस हैं, जिसमें से एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 जो है अदर जजेस हैं। समझ में आ रही है बात। ये जो चीज़ है, ये जो 34 जजेस वाला अमेंडमेंट है, ये आपका 2019 में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल ऑफ 2019 में अमेंडमेंट आया था। ठीक है, 2019 में अमेंडमेंट आया था, 2019 एक अमेंडमेंट लाया और 31 जो ऑलरेडी जजेस थे, 31 जजेस में 3 जजेस जो है और बढ़ा दिए गए। ठीक है, 3 जजेस जो है वो क्या कर दिए गए, इंक्रीज कर दिए गए। राइट, तो ये जो आपका एनेक्टमेंट आया, ठीक है, इसके थ्रू जो है आज की डेट में टोटल 34 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। दूसरा एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि ओरिजिनली मतलब जब 28 जनवरी 1950 को, जब
28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना था, राइट। उस समय अगर हम बात करें तो वहाँ उस समय ओरिजिनली जो है स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वो 8 जजेस की फिक्स की गई थी, 8 जजेस की फिक्स की गई थी, जिसमें 7 जो है 1 CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस रहते थे। फिर धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती गई तो टाइम टाइम पे जो है एनेक्टमेंट नए नए आते गए और जजेस की संख्या जो है बढ़ने लगी है, फ्यूचर में भी और ज़्यादा हो। तो प्रेजेंटली 34 जजेस थे जब ओरिजिनली ये आया था। तो टोटल स्ट्रेंथ जो थी सुप्रीम कोर्ट की वो आपकी कितनी दी गई थी, 8 जजेस की जो है दी गई थी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कंपोजिशन आपको समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आपको समझ में आ गया, राइट। अब अगर हम हाई कोर्ट के कंपोजिशन की बात करें, हाई कोर्ट के कंपोजिशन की बात करें, चाहे वो एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट हो, राइट, हाई कोर्ट के कंपोजिशन की बात करें, चाहे वो एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट हो, चाहे वो कॉमन हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट में जो है एक सीजे रहता है, एक सीजे रहता है और अदर जजेस रहते हैं। अदर जजेस कितने रहेंगे ये जो डिसीजन है, अदर जजेस कितने रहेंगे ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन जो है वो आपका प्रेसिडेंट का होता है, ये डिसीजन जो है वो आपके प्रेसिडेंट का होता है। डिपेंड करता है कि किस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है और पॉपुलेशन की नीड, वर्कलोड के नीड के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को जितना सही लगता है कि इतने लोग होने चाहिए अदर जजेस में, वो उतने उस हिसाब से क्या करता है, अपॉइंट कर देता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, अपॉइंट कर देता है, उतने जजेस जो है वो अपॉइंट कर देता है। तो ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है ये काम जो है किया जाता है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर ले जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जजेस, ठीक है, जजेस अपॉइंटमेंट बाय अपॉइंटेड बाय, और जब अपॉइंटमेंट की जाएगी तो किसकी कंसल्टेशन ली जाएगी, किसकी कंसल्टेशन ली जाएगी, राइट। तो सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है, राइट। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा तो कलीजियम से सलाह लेगा, कंसल्टेशन लेगा, सी फॉर कलीजियम, राइट, सी फॉर कलीजियम। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कलीजियम क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कलीजियम में कौन कौन आता है। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी टाइम टू टाइम जो है रही है, राइट। कलीजियम एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ आप कह सकते हैं CJI और ग्रुप ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनका एक ग्रुप होता है। तो उसकी कंसल्टेशन से जो है वो CGI जो है CGI अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, यानी प्रेसिडेंट को जो कलीजियम है वो सलाह देगा और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को सलाह जब वो देगा तो उसके कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो CGI को अपॉइंट करेंगे, राइट। अब बात हो गई अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। लेकिन इसमें कंसल्टेशन जो कलीजियम है उसका तो लिया ही जाएगा, और प्लस क्योंकि CJI अपॉइंट किया जा चुका है तो इनकी भी सलाह ली जाएगी। अब ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात। अब हम आ जाते हैं हाई कोर्ट की बात, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे मैं आपको बता रही हूँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा। सलाह कौन देगा? कलीजियम देगा, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देगा, प्लस उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर देगा, राइट? गवर्नर प्रेसिडेंट को सलाह देगा। गवर्नर आपको पता है राज्यपाल। अब जैसे अगर उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट होना है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके लिए सलाह जो इलाहाबाद का राज्य जो यूपी का राज्यपाल, यूपी के जो गवर्नर होंगे, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस जो आपका कलीजियम है, ग्रुप ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, वो आपको सलाह देंगे। आपको मतलब कि प्रेसिडेंट को सलाह देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। अब फोर्थ में हमारा बात आया अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। अब यहाँ पे कंसल्टेशन एक तो जो कलीजियम है उसकी हो जाएगी, CJI की हो जाएगी, राइट, सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे गवर्नर की हो जाएगी, प्लस जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस रिस्पेक्टिव स्टेट का जिसको अपॉइंट किया गया है उसकी सलाह जो है ली जाएगी। तो ये आपने देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो कैसे होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो कैसे होता है, इसका आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपको बताऊं कि 47th प्रेजेंट CJI कौन है। 47 प्रेजेंट CJI की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिएगा 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे देख रहे हैं शरद अरविंद बोबडे या ऐसे बोबडे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मे बी आपके करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये जो है पता होना चाहिए। शरद अरविंद बोबडे, ये देखिए हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद जी जो हैं वो शरद अरविंद बोबडे जी को जो है ओथ दिलवा रहे हैं। आपको पता है जब भी कोई CJI अपॉइंट किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसको अपॉइंट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, प्रेसिडेंट के सामने जो है वो CJI जो है वो ओथ लेता है। तो आपके एक और चीज़ मैं आपको एक यहाँ पे फैक्ट बताना चाहूँगी, कभी में भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है CJI को और CJI ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट को, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कभी कभी इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन किसको ओथ दिलवाता है, कौन किसको शपथ जो है दिलवाता है। आपको वैसे तो पता है कि प्रेसिडेंट जो है वही सबको ओथ दिलवाता है, आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है, स्टेट लेवल पे जो गवर्नर है उसके सामने मंत्री जो है वो शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है, और प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेगा? CJI के सामने ओथ लेगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये भी मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन देता है तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को देता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि शरद अरविंद बोबडे जो है इस समय के 47 CJI जो हैं, राइट। तो ये चीज़ें, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमारे लिए बची हुई हैं, इसको देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर। तो क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ आपको और पता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि जो CJI का अपॉइंटमेंट है, CJI अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1950 से लेकर 1973 तक CJI का जो अपॉइंटमेंट था बिल्कुल नॉर्मल था, कोई भी वायलेशन वगैरह नहीं हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल था। जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता था वो CJI के तौर पे अपॉइंट किया जाता था, मोस्ट सीनियर पर्सन जो है वो CJI के तौर पे अपॉइंट किया जाता था। लेकिन जो है ये जो तरीका कन्वेंशन चला आ रहा था
कि सीनियर पर्सन को हम CGI अपॉइंट करते हैं। इंदिरा गांधी के समय में 1973, ये काफ़ी GS का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, दैट्स वाई मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक हॉट टॉपिक रहता है GS में, ठीक है। तो 1973 और 1977 में 2 बार इस कन्वेंशन का मतलब होता है पुराने समय से जो प्रथा चली आ रही है। तो पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे करते थे, 1950 से लेकर 1973 तक जो भी मोस्ट सीनियर पर्सन रहता था उसका जो है अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस के तौर पर किया जाता था। लेकिन 1973 और 1977 पे इस कन्वेंशन का वायलेशन हुआ और 1973 में एएन रे को जो है अपॉइंट किया गया, जबकि उनके ऊपर जो थे 3 सीनियर जजेस थे, फिर भी जो है एएन रे को अपॉइंट किया गया। ऐसे ही 1977 में एम यू बेग को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे, जबकि उनके ऊपर एक सीनियर मोस्ट जज था, राइट। तो ये वायलेशन 2 बार हुआ है, तो ये चीज़ ज़रा आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कॉलिजियम बता रही थी। कॉलिजियम में क्या होता था, जनरली पहले कॉलिजियम में CGI, सबसे पुराना अगर हम सिस्टम देखें तो CGI प्लस 2 मोस्ट सीनियर जो जजेस होते थे, ठीक है, उनको इस ग्रुप में रखा जाता था, कॉलिजियम में रखा जाता था, जो कंसल्टेशन जो है प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करते थे। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो उनका अपॉइंटमेंट किया जाता था, तो ये जो है ग्रुप जो है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉलिजियम के नाम से जानते हैं, ये उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करता था। लेकिन टाइम पे इस पर बड़ी जो है कंट्रोवर्सी रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टाइम पे आई है कि कौन कंसल्टेशन जो है प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले 1982 में एक इंटरप्रिटेशन आई और कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी जो है कंसेंट हो, सब हाँ कहे तभी हो पाएगा, ये केवल अपना व्यू देना है, व्यू देना है। लेकिन सेकंड जज केस 1993 में कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया, पहले वाले जो रूलिंग थे उसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, यानी कि जो ग्रुप है आपका कॉलिजियम का ग्रुप है, जब वो कंसेंट देगा तभी अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद 1998 में थर्ड जजेस केस आया, ठीक है। उसमें कोर्ट ने फिर से ओपिनियन दिया दैट द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय CGI रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस, यानी कि CGI को ये देखना होगा कि मैक्सिमम जजेस जो हैं टीम में, जो मैक्सिमम जजेस हैं वो क्या कह रहे हैं, राइट। तो पहले तो 2 सीनियर जजेस होते थे, 98 में जो है CGI प्लस 4 सीनियर जजेस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, 4 सीनियर जजेस का कॉन्सेप्ट आ गया और ये बोला गया कि CGI देखेगा कि 4 सीनियर जजेस में मैक्सिमम जजेस जो है किस चीज़ का फेवर कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम को यहाँ पे देखना होगा कि केवल CGI अकेला नहीं सोच सकता है, ठीक है, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा सीनियर जजेस से, जो कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस की टीम होगी। तो CGI प्लस 4 सीनियर जो है जजेस जो है वो कॉलिजियम में होंगे, राइट, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस है। और अगर 2 जजेस एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं,
ठीक है, मतलब 2 जजेस कह रहे हैं इसको रखा जाए और 2 सीनियर जजेस कह रहे हैं इसको नहीं रखा जाए, तो सीजीआई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर सीजीआई जो है अपनी रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट को नहीं भेज सकता है, ठीक है। हाँ, अगर 3 जजेस सीनियर जजेस फेवर कर रहे हैं तभी सीजीआई जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो देगा, राइट। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा, द रिकमेंडेशन मेड बाय सीजीआई विदाउट कंप्लाइंग with the norms and requirement of consultation process are not बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। और जो रिकमेंडेशन सीजीआई जो प्रेसिडेंट को दे रहा है वो प्रेसिडेंट को बाइंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ 98 में आई। फिर जो है ये 3 जजेस केस काफ़ी टाइम तक जो है एप्लीकेबल रहा, जो 98 में आया, और एक सीजीआई और 4 सीनियर जजेस की जो टीम थी वो जो है प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन जो है देती थी। लेकिन इसके बाद जो है एनजेएसी का कॉन्सेप्ट आया 2014 में, ठीक है। एनजेएसी का कॉन्सेप्ट आया 2014 में। इसको बस आप ब्रीफ में देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। जो कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में लाया गया, जिसके अंडर में एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट जो है वो बनाया गया, ठीक है, जिसने कॉलेजियम को रिप्लेस कर दिया, ख़त्म कर दिया, राइट। और एनजेएसी के तहत जो है वो टीम जो है बनाई जाने लगी। लेकिन तुरंत के तुरंत नेक्स्ट ईयर यानी कि 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने जो है डिसीजन दिया कि एनजेएसी जो है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, एक्चुअल में एनजेएसी के जो मेंबर्स थे वो जो नेता लोग थे वो सेलेक्ट कर सकते थे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट आ गया था एनजेएसी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, ये 2014 में हुआ, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एनजेएसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको ख़त्म करके वापस जो है वो आपका कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट जो है ला दिया गया। क्योंकि जो आपका एनजेएसी था वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट था, राइट। उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस आ रहा था, जबकि हमारी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बोला गया है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो है, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं थोड़ी सी, जो मे भी एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस देख लेते हैं। तो जज, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सबसे पहली बात तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, राइट। सिटीज़न ऑफ इंडिया को ही जज बनाया जा सकता है, प्लस यानी कि एंड क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद और कंडीशन है, राइट। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 5 ईयर्स हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके पूरे एक्सपीरियंस में 5 ईयर्स का जो है वो आपका हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अब दूसरे में ऑप्शन है, दूसरे का ए ये हो गया, या ही शुड हैव बीन अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या वो जज ना रहा हो तो हाई कोर्ट का 10 साल तक एडवोकेट रहा हो, 5 साल तक या हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 साल तक हाई कोर्ट में उसने एज अ लॉयर एडवोकेट 10 ईयर्स तक जो है एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस किया हो। या तीसरा ये है कि जो है प्रेसिडेंट की नज़रों, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ जिसके पास चलो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, अगर कोई पर्सन है वो प्रेसिडेंट की नज़र में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन पे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, यानी कि बहुत अच्छा अलग तरीके का न्याय करने वाला है, भले ही उसके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे जो है अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। ओथ के बारे में मैंने आपको बताया है। टेन्योर, मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें, कोई मैक्सिमम एज भी आप फिक्स्ड मैक्सिमम एज के बारे में बताया गया है, कोई टेन्योर फिक्स्ड नहीं किया गया है,
ठीक है, यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इतने साल के लिए जो है रहेगा, ऐसा कोई टेन्योर नहीं दिया गया है। हाँ, मैक्सिमम जो उसकी एज है वो 65 जो है रह सकती है, यानी कि अगर किसी को 61 की एज में अपॉइंट किया गया तो 4 साल वो जो है उसका टेन्योर पीरियड सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। अगर वो रिज़ाइन करना चाहे तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन जो है राइटिंग में दे सकता है, या अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को रेकमेंड करती है कि उसको रिमूव करा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर जज को, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको हटा सकते हैं। तो ये जो मेन प्रोविज़न हमारे कोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब जो लीगल अफेयर्स में बाकी चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।